नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 12th के फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले जो हम टॉपिक देख रहे थे वो था कैपेसिटर और आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, क्योंकि हमने जो कैपेसिटर टॉपिक देखा था उसमें हमने देखा था कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, मतलब हमने संधारित्रों के संयोजन की बात की थी। हमने बात की थी दो तरह के संयोजन की, टू टाइप्स ऑफ द कम्बिनेशन। उसमें सबसे पहला था सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, मतलब संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। दूसरा था पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, मतलब संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों संयोजनों को हम कर चुके थे और इनके एक एक एग्जाम्पल कर चुके थे इन द बेस ऑफ द न्यूमेरिकल। आज जो हम बात करेंगे वो इन टॉपिकों से रिलेटेड न्यूमेरिकलों की करेंगे। जो हमारे एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल है पहले मैं उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना, कैपेसिटर के जो न्यूमेरिकल हैं वो पूछ लिए जाते हैं 2 से 3 नंबर में। इसके अलावा IIT JEE एडवांस में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं इस कैपेसिटर से, तो हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और जो हमारे बुक्स में होंगे न्यूमेरिकल हम उनको भी करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल जो आएगा स्क्रीन पे तुम्हें दिख जाएगा बाकी। तो न्यूमेरिकल पहला है एग्जाम्पल नंबर 4.13। मैं सिर्फ कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है 4.13। तो मैं न्यूमेरिकल दिखता रहेगा। न्यूमेरिकल क्या कहता है ये न्यूमेरिकल कहता है चित्र में दर्शाए गए संयोजन की बिंदु P व N के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है। ठीक है ना, तुल्य हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना, हमें ये दे रखा है, कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है। एक ये संधारित्र दे रखा है, पैरेलल में ये दे रखा है। हमें तो बस ये देखना है पैरेलल और सीरीज कौन कौन से हैं। फिर हमें ये P बिंदु दे रखा है, इसमें कोई सेल जोड़ रखा होगा। यहाँ पर C3 दे रखा है और इसके बाद इसे, तो ये जो है हमारे पास ये 10 माइक्रोफैरड, C1 = 10 माइक्रोफैरड तुम्हें दिख रहा है। C2 बराबर है हमारे पास 20 माइक्रोफैरड और C3 बराबर में है 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो कहता है P और N, मतलब ये P है जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है क्वेश्चंस, P और N इनके मध्य हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी, बस इतना है। सबसे पहले हम देखें समांतर क्रम को पहले सोल्व करें, क्योंकि समांतर क्रम में धारिताओं का योग होता है। तो ये 10 है और ये 20 है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। चलो हम इसको यही सोल्व कर लेते हैं। हम इसे एनालिसिस के रूप में सोल्व ना करते हैं, सर्किट के रूप में सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 और 20 30 होता है, सीधी बात समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 20 और 10 30 माइक्रोफैरड, और ये भी हमारे पास क्या था, 30 माइक्रोफैरड था ना। कोई भी सेल जोड़ रखा होगा, हमें नहीं पता है। ध्यान देना, ये सेल है, ये संधारित्र है। उसके बाद इसे हम और सोल्व करें तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों धारिताओं को गुना बटे में दोनों धारिताओं का योग, तो जो फाइनली आ जाएगा। चलो हम इसको यहां सोल्व कर रहा हूं, सिंगल संधारित्र के रूप में सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/30 + 1/30 या फिर 3 × 3/30 + 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वही आ जाएगा। और देखो 900/60 मतलब 15 माइक्रोफैरड, ये 15 माइक्रोफैरड हमारे पास आंसर आ गया। तो P जो N है, ये P था, ये N था, ये P था, ये N था, और P और N हम कह सकते हैं यहाँ पे CPN = 15 माइक्रोफैरड हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, देखो इसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, करवाने वाला जो हो। चलो, एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, वो अभी तुमने रूल्स पढ़ा नहीं है, लेकिन उस रूल्स के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में वो रूल्स आता है जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। देख लिया होगा न्यूमेरिकल, इसे उतार लेना। 4.13 है। इसके बाद
कैपेसिटर के जो भी न्यूमेरिकल है मैं तुम्हें करवा रहा हूं। इसके बाद आता है जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एंड आंसर हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उत्तर हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं एमएसए वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका चौथा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे भी एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन उठा के दे देता है, उसका चौथा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना। एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन ध्यान रखना क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। तो स्क्रीन पे जैसा तुम्हें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना। ये कहता है ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। दिए गए चित्र में संयोजित संधारित्रों के लिए बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो, कुछ ऐसा कह रहा है इस क्वेश्चंस में, और सभी 5 माइक्रोफैरड के हैं। तो ये भी 5 माइक्रोफैरड का है, ये भी 5 माइक्रोफैरड का है, ये भी 5 माइक्रोफैरड, ये भी 5 माइक्रोफैरड, ये भी 5 माइक्रोफैरड और ये भी 5 माइक्रोफैरड। ध्यान देना 10वीं क्लास में भी हम बहुत बेसिक न्यूमेरिकल करते थे। हमें सबसे पहले देखना कौन कौन से संयोजन संधारित्र में और समांतर में और कौन कौन से श्रेणी क्रम में है। तो कौन कौन से धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर समांतर क्रम है तो धारिताओं का योग कर देंगे, और श्रेणी क्रम है तो उनका क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम है तो धारिताओं को गुना बटे में धारिताओं का योग होता है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन होते क्या। मैंने बताया था अगर कोई संधारित्र कुछ इस प्रकार जुड़े हों तो इसे कहते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। क्यों? क्योंकि इस जो पहले संधारित्र का जो दूसरी प्लेट है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से डायरेक्ट जुड़ी हुई है तार से, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, अगर ये तार दे दूं तो मतलब अब ये दोनों समांतर क्रम में हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब इसका दूसरा सिरा इसके पहले इसकी दूसरी प्लेट इसके पहली प्लेट से नहीं जुड़ी हुई है, क्या हो चुका है, उसके बीच में एक रुकावट आ चुकी है। इस तार ने इन दोनों को समांतर क्रम में कर दिया है। अगर अब आवेश आएंगे, पहले तो आवेश के लिए एक ही रास्ता था, सीधे जा रहे थे, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर भी क्यू, लेकिन अब तो क्यू कुछ यहाँ चले जाएंगे और कुछ यहाँ चले जाएंगे, और जहाँ आवेश बटना स्टार्ट हो जाए वो कनेक्शन समांतर क्रम में होता है। ठीक है ना। तो पहले तो ये तो श्रेणी क्रम में था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर किया समांतर क्रम में हो गया। और अगर हम कुछ इस तरीके से कर दें तो ये देखो, ये दोनों समांतर क्रम है इसके कारण, ये दोनों समांतर क्रम है इसके कारण, ये दोनों समांतर क्रम है इसके कारण, ये दोनों अगर ये नहीं होता तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाते। लेकिन इस तार ने इन दोनों को समांतर क्रम में कर दिया, इस तार ने इन दोनों को समांतर क्रम में कर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कौन कौन से श्रेणी क्रम में और कौन कौन से समांतर क्रम में। तो देखो ये जो दो थे श्रेणी क्रम में हो जाते अगर ये तार नहीं होता, इस तार ने इन दोनों को समांतर क्रम में कर दिया, इन दोनों संधारित्रों को इस तार ने समांतर क्रम में कर दिया या इस संधारित्र ने कर दिया, इन दोनों को इसने समांतर क्रम में कर दिया, इन दोनों को इसने समांतर क्रम में कर दिया, इन दोनों को इसने समांतर क्रम में कर दिया। तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें, टोटल मिलाकर अगर हम बात करें, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ए बी के मध्य तुल्य धारिता पूछी, ये तो सारे समांतर क्रम में हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। और पूरे समांतर क्रम को सोल्व करने के बाद ये जो बाकी बचा संधारित्र वो इनको सोल्व करने के बाद जब हम इसको सिंगल संधारित्र में बदल लेंगे तो ये उसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो हम कुछ इसको इस तरीके से बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 और पांचों पर समान धारिता का जो संधारित्र मतलब समान जो धारिता है वो समान है, इसलिए हम कुछ इनको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ध्यान देना हम इनको कुछ इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, मैं इसको इस तरीके की स्ट्रक्चर बना सकता हूँ।
इस तरीके के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे जो पांचों समांतर क्रम में थे, ये देखो समांतर क्रम में है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि मैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में बताऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, यदि 5 संधारित्र समांतर क्रम में हो और समान मान के हो, ध्यान देना, 5 संधारित्र समानांतर क्रम में हो, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है ये। 5 संधारित्र हो या प्रतिरोध में भी हम संधारित्र की बात कर रहे हैं, 5 यदि संधारित्र समानांतर क्रम में हो और सभी पर समान धारिता हो, तब हम इसको मान के चलते हैं P है, ये Q है, ये R है और ये S है, मैं यूं ही मान के चल रहा हूं। तो इन वाली भुजाओं का अनुपात, अगर इन वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर है, P बटे में Q इक्वल्स टू R बटे में S, पता ही लग रहा है, 5 बटे में 5 इक्वल्स टू 5 बटे 5 बराबर 1 बटे में 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, बीच वाली भुजा को हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर वाली भुजा होती है, क्योंकि विभव का मान यहाँ पर समान हो जाता है, विभवांतर का मान समान हो जाता है, और विभवांतर का मान जब समान हो जाता है तो इसमें आवेश नहीं जाएगा, आवेश नहीं जाएगा, और आवेश नहीं जाएगा तो सीधी सी बात है धारिता नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, बीच वाली जो भुजा होती है, मध्य भुजा को क्या कर देते हैं, इग्नोर, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता इसमें, तो विद्युत धारा ही नहीं बहती, इसमें तो आवेश ही नहीं बहेगा, क्योंकि जब दोनों इन पर मान समान हो जाता है तो इस वाली भुजा पर भी उतना विभव हो जाता है, इस वाली भुजा पर भी उतना ही विभव हो जाता है, और जब विभव का मान समान हो जाता है तो आवेश प्रवाहित नहीं होते, और जब आवेश यहाँ प्रवाहित ही नहीं होंगे तो सीधी सी बात है क्या होगा, कोई धारिता ही नहीं होगी। इसलिए हम इस भुजा को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, P बटे में Q इक्वल्स टू R बटे में S, ऊपर वाली भुजाओं का अनुपात नीचे वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को ये फुलफिल करती है। क्यों करती है, क्योंकि 5 बटे में 5 इक्वल्स टू 5 बटे में 5, ये मतलब फुलफिल कर रही है। 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, मतलब मध्य भुजा को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, और समांतर क्रम में है, सभी पर समान धारिता है जैसा हम देख रहे हैं, तो केवल इतने की बात हो रही है। इसलिए हम इस भुजा को अगर इग्नोर कर दें तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, अब देखना। तो ये स्ट्रक्चर को मैं कहाँ बना दूं, मैं इस स्ट्रक्चर को यहां बना देता हूं, दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहां बनूं तो क्योंकि ये फुलफिल कर रही है कंडीशन, इसलिए ठीक है, बीच वाली भुजा मैंने कर दी। अब इसे सोल्व करेंगे। अब देखो इसे, ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यहां पर पहले तो थी लेकिन ये इग्नोर हो चुकी है, इसलिए अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो चुका है, क्योंकि कोई तीसरा तार नहीं है जिन दोनों को समांतर क्रम में कर दे। ऐसे ये दोनों भी समांतर क्रम में है, ठीक है, तो इनको पहले सोल्व कर देते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू सर्किट सोल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाता है समझना भी और करना भी। तो ध्यान देना, 5 और 5 अगर ये श्रेणी क्रम में है तो धारिताओं का गुना बटे में धारिताओं का योग, इस तरीके से धारिताओं का गुना बटे में धारिताओं का योग, तो कितना हो जाएगा, 25 बटे में 10 मतलब 2.5 माइक्रोफैरड, ठीक है, यही हो जाएगा। 25 बटे में 10
2.5 माइक्रोफैरड हो चुका है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है क्योंकि बीच वाली भुजा तो हट चुकी है, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो 5 × 5/5 + 5, तो ये भी 2.5 माइक्रोफैरड। इसको हमने सोल्व कर लिया और एक था यहाँ पर, यहाँ बी और यहाँ पर ए हो गया। अच्छा, ये भी 2.5 माइक्रोफैरड और ये भी 2.5 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों क्या है, समानांतर क्रम में, जैसा तुमने दिख रहा है इस वाले तार ने इन दोनों को समांतर क्रम में, इस वाले तार ने इन दोनों को समांतर क्रम में कर रखा है। तो इसको और सोल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये तो 5 माइक्रोफैरड था पहले वाला, ये रहा, और 2.5 और 2.5 क्योंकि समांतर क्रम में धारिता जुड़ जाती है तो कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरड। फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में अगर हम देखेंगे कुछ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 5 और 5, और जो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। फाइव इंटू में 5 अकोन में 5 + 5 कितना हो जाएगा, 2.5 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास जो ए बी की तुल्य धारिता आएगी CAB = हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.5 माइक्रोफैरड। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज वी विल कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, तो इसको समझो। ठीक है, देखो इसे, चलो और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है 2.5 माइक्रोफैरड, ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देख लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से, पोज करके इस क्वेश्चन को कर लेना, बाकी साइड में तुम्हें दिखता रहेगा ये। चलो, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो भी तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा। वो न्यूमेरिकल है, देखो ध्यान देना, MCQ का 12 नंबर क्वेश्चन है। MC का 12 नंबर क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है, देखो जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पर भी दिख रहा है, फिर भी यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान देना, संधारित्र कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो 2 पैरेलल प्लेटें होती हैं, इसमें छोटी और बड़ी प्लेट होती है। तो ये सेल होता है या फिर हम बैटरी कह सकते हैं इसको। ये 12 वोल्ट है। (4.5 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास 6 माइक्रोफैरड और ये 12 वोल्ट है। अब कहता है अकॉर्डिंग टू द फिगर, मतलब चित्र में दिखाए अनुसार जो परिपथ है हमारा उसमें 4.5 माइक्रोफैरड 4.5 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। इस पर विभवांतर पूछ रहा है। 4.5 जो माइक्रोफैरड है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस पर विभवांतर कितना होगा, इस पर V का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। चलो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करें। सबसे पहले तो हम इस पूरे सर्किट को सोल्व करते हैं। इस सर्किट को सोल्व मैं करता हूं अकॉर्डिंग टू सर्किट ही सोल्व करता हूं, मैं इसे मैथमेटिक एनालिसिस की फॉर्म में सोल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब बात आती है, तो सबसे पहले 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड दोनों पैरेलल में है, दोनों समानांतर क्रम में है, इसे दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होते ही ये तो 4.5 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड, क्योंकि दोनों पैरेलल में धारिताएं जुड़ जाती हैं, समानांतर क्रम में धारिताएं जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, और ये हो जाएगा, सॉरी ये है 12 वोल्ट, माइनस और प्लस है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा मकसद है इस पर V निकालना,
ये तो 12 वोल्ट है, हमें इस पर V निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले चार्ज निकाल लें, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में इसे सोल्व करते हैं। श्रेणी क्रम में अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 4.5 अपॉन में 9 प्लस 4.5, ठीक है, ये हो जाएगा। या इसे हम 9/2 भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास माइक्रोफैराड धारिता आ जाएगी, टोटल धारिता। ठीक है, और ये आ जाएगी हमारे पास 45 हमारे पास 3 माइक्रोफैराड। तो टोटल हो गया कितना, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, ये 3 माइक्रोफैराड आ गया। अब हमारे पास C जो आ चुका है 3 माइक्रोफैराड टोटल है, ये C तुल्य है, ध्यान देना, टोटल C जो इक्विवेलेंट है या तुल्य हम कह सकते हैं। और हमें जो टोटल जो V था वो था 12 वोल्ट। तो इसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब हम बात करते हैं किसकी, इस Q की। तो देखो Q ये है और इन दोनों को ये भी श्रेणी क्रम में हम ये कह सकते हैं, ये Q और यहाँ पर भी Q होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेशों का मान समान होता है। यहाँ पर भी Q प्रवाहित होता है तो यहाँ पर भी Q प्रवाहित होगा, फ्लो होगा। तो Q का मान कितना होगा, V है, तो Q बराबर में कितना हो जाएगा, कुल प्रवाहित CV। तो Q की मान करें तो C का मान तो है हमारे पास 3 और ये है 12 वोल्ट, मतलब 36 माइक्रो कूलम। तो देखो जितना Q यहाँ फ्लो होता है 36 माइक्रो कूलम, उतना ही Q यहाँ फ्लो होगा 36 माइक्रो कूलम। लेकिन हमें तो इस 4.5 माइक्रो फैराड पर वोल्टेज मेजर करनी है, तो सीधी सी बात है। तो V बराबर में, जब C बराबर में Q बटे में V, हम ये मान के चलते हैं इसकी धारिता है, चलो 4.5 ही ले लेते हैं। तो C बराबर में Q बटे में V है, तो V बराबर में क्या हो जाएगा, Q बटे में C, यही हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं इस पर V1 है या इस पर V2 है या इस पर सीधे V मान लेते हैं। तो Q का मान तो समान है 36 माइक्रो कूलम, ठीक है, ये 36 माइक्रो कूलम ले लेते हैं। और C का मान यहाँ क्या है, C 4.5 वाला, C 4.5 का मतलब 4.5 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो माइक्रो से तो माइक्रो कट गया, मतलब 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट गया। और अब हमारे पास आ गया 36 को जब 4.5 से हम करते हैं कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। तो इस तरीके की आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी करो, चलो इस तरीके से मैं तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन और दूंगा, वो तुम्हें करने हैं और तुम उसे करोगे, अब बाकी करेंगे अपने बाद में।